होगा, हेलिकेज आएगा अब तो हेलिकेज कौन है, ये एमसीएम है, तो हेलिकेज अकेला तो नहीं आएगा, उसके साथ लोडर भी चाहिए होगा ना, हेलिकेज लोडर। तो यही है CDT1 और CDC6, ये है तुम्हारा हेलिकेज लोडर। ठीक है। और ये तुम्हारा जो हेलिकेज है वो तुम्हारा क्या है, हेक्सामर है, और तुम्हारा ये पॉलीपेप्टाइड का मिलकर बना हुआ था MCM 227, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं। इतना है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर उसके बाद हाँ। तुम्हारा ये रेप्लिकेशन वॉक बनता है। और यहाँ पे तुम्हारा जो ये बन रहा है ना, यहाँ पे तुम्हारा ना बहुत सारे जो रेप्लिकेटिव हेलिकेज आते हैं ना, यहाँ पे हम जो वही बोले ना कि MCM 227 था ना, इसके साथ तुम्हारा और कौन कौन से आते हैं ना, कौन कौन से रेप्लिकेटिव हेलिकेज आते हैं याद रखना तुम्हारा। एक तो CDC 45 जीन जीन रुको इसको अच्छा से लिख देते हैं, CDC 45 जीन कॉम्प्लेक्स। जीन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा, SLD5, PSF1, PSF2, PSF3, ये सब तुम्हारा मिल के क्या करेगा, तुम्हारा MCM 227 कॉम्प्लेक्स के साथ मिल के क्या करेगा, MCM 227 कॉम्प्लेक्स के साथ मिल के क्या करेगा, ये लोग तुम्हारा CMG कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये लोग क्या बनाएंगे, CMG कॉम्प्लेक्स, याद रखना। CMG कॉम्प्लेक्स मतलब CDC 25, MCM 227, MCM 227, और तुम्हारा क्या है ये, जी स्टैंड फॉर जीन, जीन, ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कौन कौन से, CDC 45, 25 हम तभी से बोल रहे ना, 45 होगा, CDC 45 जीन कॉम्प्लेक्स तुम्हारा। फिर उसके बाद जीन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से, SLD5, SF1, PSF2, PSF3, और इसके साथ तुम्हारा कौन है, MCM 227 कॉम्प्लेक्स। ये सब मिलके क्या करे, CMG कॉम्प्लेक्स बना रहे, CDC 45, MCM 227 और जीन, ये वाला। ठीक है, हाँ हो गया ये। यही होता है इतना। यही तुम्हारा रोकने के लिए, बस यही हम अभी वही देख रहे थे ना, तुम्हारा रोकने के लिए, एस फेज को रोकने के लिए, DNA डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए वही तुम्हारा जेमिनिन लगता है, वही तुम्हारा APC एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स लास्ट C ट्रिगर करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में। ये यहाँ पे सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो सेल साइकिल जो चल रहा है ना, ये एक टाइप का तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट फेज है। ये तुम्हारा एक सीरीज ऑफ इवेंट चल रहा है, जो तुम्हारा क्या है, एक के बाद एक चलेगा, है ना। G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा, फिर M होगा, एकदम सीरीज वाइज चल रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर सपोज अगर हम लोग ये को सेल साइकिल को हम लोग फ्यूज करा दे, है ना, मतलब ये मतलब मतलब साइकिल को, तो इवेंट जो चल रहा है जैसे जीवन को ये फ्यूज करा दे, तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, वही हम कुछ साइंटिस्ट थे वो देखे थे। यहाँ पे सेल फ्यूजन जो एक्सपेरिमेंट था ना, कौन दिए थे, साइंटिस्ट राव एंड जॉनसन, ईयर 1970 में। ये क्या किए थे, डेमोन्स्ट्रेट किए थे तुम्हारा साइटोप्लाज्म में सेल का, और उसके बाद उसका रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या होते हैं ना, सेल साइकिल का एक्टिविटी, ये देखे थे। और इसमें किस में देखे थे, तुम्हारा इनएक्टिवेटेड सेंडाई वायरस में, इनएक्टिवेटेड सेंडाई वायरस में। और इसको किसके साथ फ्यूज कराए थे, मैमेलियन सेल के साथ फ्यूज कराए थे।
मैमेलियन सेल के साथ फ्यूज कराए थे। और यहाँ पे तुम्हारा फिर देखे थे कि कैसे तुम्हारा जो हेट्रोकैरियन होगा ना, मतलब हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हेट्रोकैरियन बनेगा ना, हेट्रोकैरियन जो बनेगा, तो वो जो हेट्रोकैरियन होगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा दो न्यूक्लियाई जो बन रहा है ना, तो दो न्यूक्लियाई होगा, तो वो कहाँ से आएगा, वो पेरेंट का है कि तुम्हारा वो डॉटर का है, तो वही सब वो मॉनिटर कर रहे थे कि ये टू न्यूक्लियाई कहाँ से मिलेगा। तो वही सब ये वे फ्यूजन सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में ये साइंटिस्ट राव एंड जॉनसन देखे थे। यहाँ पे फिर तुम्हारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में वो क्या किए थे, जीवन को क्या किए थे, फ्यूज कराए थे एस फेज के साथ। जीवन को जब फ्यूज कराए थे एस फेज के साथ, तो यहाँ पर वो देखे थे ना कि तुम्हारा दो टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिला था। यहाँ पर ही दो टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिला था। जीवन को जब फ्यूज कराए थे एस फेज के साथ, तो यहाँ पे उसको दो टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिला था। यहाँ पर ही इसका जैसे ये जीवन का ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे तुम्हारा एस फेज का न्यूक्लियस है ना, ये एस फेज का न्यूक्लियस है। तो उसको देखने को मिला था कि जीवन का जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या हो गया, इंटर कर गया तुम्हारा एस फेज में। एस फेज में मतलब जो अभी सेल बनेगा, सेल बनेगा, उसका न्यूक्लियस जो होगा दोनों सेम हो जाएगा। जीवन का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, इंटर कर गया एस फेज में। कब, जब जीवन को फ्यूज कराए एस फेज के साथ। फिर उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट चला था। दूसरा एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जब G2 को हम लोग क्या किए थे, एस फेज के साथ ये कराए थे, फ्यूज कराए थे, तो यहाँ पर कोई भी डीएनए सिंथेसिस नहीं हुआ। तुम्हारा जो G2 न्यूक्लियाई में ना कोई भी डीएनए सिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि क्या, हाँ हम क्या बोले थे, सेल साइकिल क्या है, एक सीरीज ऑफ इवेंट चल रहा है। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट चल रहा है, तो पहले क्या होता है, पहले एस फेज आएंगे, फिर उसका G2 फेज आएंगे। तो ये G2 फेज क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस तो पहले ऑलरेडी हो चुका है ना, ऑलरेडी हो करके ये G2 बना है। तो यहाँ पे G2 न्यूक्लियाई में यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ पे G2 फेज ही में रहेगा। और यहाँ पे एस फेज में क्या होगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन चलेगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, फिर जाके वो G2 फेज में आएगा, फिर उसका एम फेज फिर वैसे कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पे उसको क्या देखने को मिला था, यहाँ पर ही वो साइंटिस्ट को देखने को मिला था, अरे यहाँ पर वो साइंटिस्ट को देखने को मिला था कि यहाँ पे जैसे ये तुम्हारा G2 का न्यूक्लियस है, और ये तुम्हारा एस फेज का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर उसको क्या मिला था, दो टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिला था उसको। एक था तुम्हारा G2 का और एक तुम्हारा एस फेज का। यहाँ पर नो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। इन G2 न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद हम तीसरा एक्सपेरिमेंट चला था। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या फ्यूज कराए थे, जीवन को फ्यूज कराए थे G2 के साथ। जीवन को फ्यूज कराए थे G2 के साथ। तो अब बताओ कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे न्यूक्लियस इंटर करना चाहिए, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा ना। तुम्हारा इसका देखो, इसका तो अपना अलग है और इसका अपना अलग है ना, है ना। तो यहाँ पे G2 का तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, जीवन का भी कुछ नहीं इफेक्ट करेगा, जैसे रहेगा वह वैसे ही चला जाएगा, नहीं हाँ, है ना। जीवन के बाद वो क्या होना चाहिए, जीवन के बाद वो तुम्हारा ऐसा एस नहीं फेज आएगा, फिर तब जाके G2 होगा ना, हाँ, है ना। तो वो तो वैसे ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे तो फिर वो कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, सेल तुम्हारा जैसे था वैसे न्यूक्लियस रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे G2 न्यूक्लियस had no effect
ऑन जीवन न्यूक्लियस। इतना समझ में? हाँ। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या चल रहा है, जीवन को एस फेज के साथ करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो जीवन का भी है ना वो एस फेज में इंटर कर गया ना, जीवन का न्यूक्लियस भी है वो सेम एस फेज में इंटर किया गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब चलाए G2 और S के साथ, तो वो क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ पर ही कोई डीएनए सिंथेसिस देखने को नहीं मिला G2 में। और फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट जो G1 और G2 को किए, तो वहां पे देखे कि G2 का न्यूक्लियस में कोई इफेक्ट नहीं शो हुआ, और वहां पर तुम्हारा जीवन न्यूक्लियस अपना वो जाएगा एस फेज में, फिर उसका रेप्लिकेशन चलेगा, और फिर उसके बाद फिर वो G2 में जाएगा ना, उसका अपना चलेगा जैसे चलना है उसको। फिर अगर हम लोग अगर कोई भी जैसे G1 हुआ या G2 हुआ या एस फेज हुआ, कोई भी G1 हुआ, G2 हुआ या तुम्हारा एस फेज हुआ, उसको अगर फ्यूज कराए हम लोग, उसको अगर हम लोग फ्यूज कराए किसके साथ, एम फेज के साथ, उसको हम लोग फ्यूज कराए किसके साथ, एम फेज के साथ, एम फेज के साथ। तो अब बताओ सेल किस में इंटर करना चाहिए, किसको फ्यूज कराएं, किससे? जीवन G2 को M से, M फेज हाँ में इंटर करना G1 चाहिए। फेज या G2 फेज या एस फेज, जो भी फेज है उसको अगर हम लोग फ्यूज कराएं एम फेज के साथ, तो सेल किस में इंटर होना चाहिए, करना चाहिए M फेज में इंटर। G2 वाला एम फेज में जाना चाहिए, बाकी सब तो सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। सीक्वेंस वाला जाएगा। बाकी वाला भी ना तुम्हारा मतलब जब अगर एम फेज के साथ फ्यूज कराएंगे ना, तो सब तुम्हारा वो डायरेक्टली ना वो ये में चला जाता है, तुम्हारा एम फेज में इंटर कर जाता है। ऐसा क्यों, सीक्वेंस में क्यों नहीं? मतलब क्योंकि वो वही तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन जीवन में होगा। जा रहा है ना, कि जिस फेज में जाना हाँ चाहिए वो चला जा हाँ रहा है। तो ऐसे अगर तो तुम उसको जीवन फॉरवर्ड भी से बैकवर्ड लेके जाओगी तो नहीं जाएगा। ऐसे तो जीवन भी G2 में फॉरवर्ड ही है ना, जीवन के बाद G2 ही तो आएगा, हाँ एम करके फॉरवर्ड ही है। हाँ तो वो मतलब वो एम फेज में जितने भी न्यूक्लियाइड रहेंगे ना, वो सब हमारा सेल जो रहेंगे वो एम फेज में इंटर कर जाएंगे, एम फेज में। इतना समझ में? हाँ, ये फॉरवर्ड ही है ना, तुम्हारा जीवन है G2 है फिर एस है, तो वो तो चलते ही जाएगा तुम्हारा, तो इसके पहले वाला भी तो भले फॉरवर्ड बैकवर्ड। था, कौन वाला? जीवन से G2 में भी तो फॉरवर्ड था। हाँ पर जीवन के बाद तुम्हारा फिर एस आएगा ना, जीवन के बाद तो एस आएगा, फिर तुम्हारा इसको फ्यूज किससे के साथ करा रहे, इसको तो जीवन और G2 के साथ फ्यूज करा रहे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा जीवन के बाद क्या होगा, तुम्हारा एस आएगा ना, तब उसके बाद ही ना डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद ही तुम्हारा G2 में आ सकता है। और यहाँ पे G2 वाला तो ऑलरेडी डीएनए का रेप्लिकेशन होकर आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे G2 वाला में तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना, ये G2 का न्यूक्लियाई कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा जीवन में, जीवन वाला अपना वो काम करेगा जैसे करना है। समझ में? मतलब यहाँ पे ऐसा समझो कि G2 का जो एंट्री होगा ना एम फेज में, G2 का जो एंट्री होना चाहिए एम फेज में, वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा डिले हो जाएगा, इस टाइप का समझो यहाँ पर ही। और इसमें तुम्हारा पहला वाला में तो इसमें भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें भी तो तुम्हारा G2 के साथ एस फेज में जा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे G2 में कोई डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, तुम्हारा एस फेज में तुम्हारा डीएनए का सिंथेसिस होगा। इतना समझ में? हाँ आगे चलो। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया, फिर उसके बाद हम लोग एम फेज का साइक्लिन सीडीके का रूल तो कल ही देख चुके थे ना। हम्म
एम फेज वाला तुम्हारा साइक्लिन सीडीके का आधा रोल देख चुके थे, और यहाँ पर ही तुम्हारा एम सीडीके जो होता है ना, रोल ऑफ एम फेज साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा एमसीडीके। एमसीडीके जो एमसीडीके है ना, उसको हम लोग अदर नाम से भी क्या बोलते हैं, तुम्हारा एमसीडीके को अदर नाम से भी क्या बोलते हैं, तुम्हारा मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, एमपीएफ। एमपीएफ मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो एस फेज, और ये तुम्हारा किस फेज में तुम्हारा मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज हो रहा है, तुम्हारा एस फेज में और G2 फेज में। इस फेज में तुम्हारा यहाँ पर ही मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज होगा, है ना, एस फेज में और G2 फेज में। क्योंकि तुम्हारा डीएनए का सिंथेसिस क्या होता है, जीवन में क्या होता है, जीवन में तो वो सेल क्या होता है, प्रिपरेटिव फेज बोलते हैं ना जीवन को, वहां पे सेल अभी वो प्रिपेयर ही हो रहा है। फिर एस फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और तुम्हारा G2 में क्या होता है, तुम्हारा जो ये रहता है, कंडेंसिन रहता है या क्रोमोसोम रहता है, क्रोमैटिड सब वो सब क्या रहते हैं, जुड़ने लगते हैं, है ना। तो वहां पर तुम्हारा क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन सब चलते रहता है ना, तुम्हारा उस फेज में। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, एम फेज आता है ना, तब वहां पे तुम्हारा डिवीजन होता है ना। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, एस फेज में और G2 फेज में, ये दोनों फेज में सिंथेसाइज होते हैं। और ये तुम्हारा क्या करेंगे, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कराएंगे, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कराएंगे। तुम्हारा फिर क्या होगा, न्यूक्लियर का इन्वलप का ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियर इन्वलप का ब्रेकडाउन होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा और क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल असेंबली होगा ना, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स इसमें लगेंगे, है ना, स्पिंडल फाइबर्स सब लगेंगे, है ना। और तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फिर जो क्रोमोसोम जो रहेंगे वो क्या होंगे, मेटाफेज प्लेट में अलाइन होने लगेंगे ना, इसका मेटाफेज प्लेट में अलाइनमेंट होने लगेगा ना, ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आया? और यहाँ पे तुम्हारा जो कंडेंसेशन कर रहा है, क्रोमोसोम को कंडेंसेशन कर रहा है, तो कोई ना कोई प्रोटीन लगेगा, तो उस प्रोटीन का क्या नाम है, कंडेंसिन प्रोटीन, है ना, कंडेंसिन प्रोटीन। और ये तुम्हारा कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा वो कोई अच्छा से बनाते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमेर है, दो सिस्टर क्रोमैटिड है, दो सिस्टर क्रोमैटिड को कौन जोड़ के रख रहा है, ये सेंट्रोमेर जोड़ के रख रहे हैं, है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये कंडेंसिन लगेगा, दो सिस्टर के बीच में लगता है कोहेसिन ना, कंडेंसिन तो क्रोमोसोम के बीच में होता है। कोहेसिन यहाँ पे तुम्हारा रहेगा ना, कोहेसिन यहाँ पे सेंट्रोमेर जगह में, कोहेसिन जो दो सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ के रखता है वो होता है ना। हाँ हाँ, तो वो यहाँ पे सेंट्रोमेर जगह में रहेगा ना, यहीं से फिर वो कोहेसिन सेपरेट करेंगे ना, अभी अब आगे देखेंगे हम लोग, सिक्रीन और सप्रेज का रोल देखेंगे ना, तो यही कोहेसिन को हटेगा ना, तो ये तुम्हारा दो सिस्टर क्रोमैटिड जो रहेंगे वो अलग हो गए ना। अच्छा, तुम्हारा कोहेसिन यहाँ पे लगता है, सेंट्रोमेर वाला रीजन में रहेगा तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या रहेगा, ये पकड़ के रख रहा है दो सिस्टर क्रोमैटिड को। और यहाँ पे कंडेंसिन तुम्हारा क्या कर रहा है, क्रोमोसोम को कंडेंस करने का काम करता है, मतलब, और ये पास पास लाएगा ना, कंडेंसेशन करा रहा है, तो वो और जोड़ के रखेगा। तो यहाँ पे कंडेंसिन प्रोटीन लगेगा। और हम कल ही बताए थे, उसी दिन बताए थे ना, कंडेंसिन प्रोटीन किस चीज का मिलकर बना हुआ है, बताओ। तुम्हारा एसएमसी, हाँ एसएमसी, और तुम्हारा क्या था, नॉन एसएमसी ना, नॉन एसएमसी,
एसएमसी मतलब तुम्हारा वही स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, और नॉन एसएमसी वाला है ना तुम्हारा। और ये तुम्हारा वही 1 3 2 4 तुम्हारा माइटोटिक क्या 1 3 था, एक 4 था। तुम्हारा 1 3 था और एक तुम्हारा ये 4 था वाला था ना। और ये तुम्हारा क्या करेगा, माइटोटिक क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कराएगा, और ये तुम्हारा साइक्लिन सीडीके में फॉस्फोराइलेट होगा, है ना तुम्हारा। इतना चलता है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ही तुम्हारा सिक्रीन और सप्रेज होता है। एक होता है ना सिक्रीन और सप्रेज, तो वो क्या होता है तुम्हारा सिक्रीन, और ये एक होता है सप्रेज। ये क्या रहेंगे, पहले स्टार्टिंग में ना इनएक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC/C, है ना। इसके साथ कौन अटैच रहेगा, CDC20, CDC20, CDC20। फिर ये क्या करेंगे, CDC20 आए ना, CDC20 क्या करेगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या था, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या था, यूबिक्विटिन लाइगेज था, है ना, यूबिक्विटिन लाइगेज था। तो ये क्या करेगा, ये जो सिक्रीन है ना, ये सिक्रीन में तुम्हारा यूबिक्विटिन का टैग लगा देगा, और जिसमें यूबिक्विटिन का टैग लगा दिया भैया, उसका मरना निश्चित है। यूबिक्विटिन का टैग लग गया, यहाँ पे तुम्हारा 26S प्रोटेओसोमल डिग्रेडेशन चलेगा यहाँ पे। तो फिर अब क्या होगा, तुम्हारा सप्रेज क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, सप्रेज क्या होगा, फ्री हो जाएगा इसके साथ, है ना, अलग हो गया, अलग हो गया, फ्री हो गया। तो क्या करेगा, वो सप्रेज एक्टिव हो गया। ये जब सप्रेज एक्टिव होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जो क्रोमोसोम है ना, इसका कोहेसिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पर ही कोहेसिन प्रोटीन जो लगा हुआ है ना, उसी का ब्रेक डाउन करेगा। अगर कोहेसिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया, तो तुम्हारा क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो अलग हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, है ना। ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड थे आपस में जो जुड़े हुए थे बहनें, वो अब अलग अलग हो जाएगी। हाँ, ये तो है ना फेज 2 में होगा ना। हाँ, तुम्हारा ये क्या कर रहा था, मेटाफेज से एनाफेज में ही तो जाने के लिए हो रहा है ना, है ना, मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए हो रहा है। तो फिर अभी वही तुम्हारा क्या होगा, क्रोमोसोम का अभी वही तुम्हारा सेपरेशन हो रहा है ना, सेग्रीगेशन चलेगा। ठीक है, इतना समझ है। हाँ, समझ गई। यही है। और तुम्हारा क्या कहता था, ऑरा बी काइनेज एक है तुम्हारा, क्या माइक्रोट्यूबुल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन, है ना तुम्हारा। ये जो MCDK जो होगा ना, MCDK का जो फॉस्फोराइलेटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा दो ये प्रोटीन इंक्लूड हो रहे हैं। एक हो रहा है माइक्रोट्यूबुल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन, और माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन, है ना, मैप मैप। और एक हो रहा है माइक्रोट्यूबुल डिपेंडेंट प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन। और यहाँ पर जो माइक्रोट्यूबुल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन है ना, ये जो 2 एडिशनल फैमिलीज, ये के साथ क्या होगा, तुम्हारा प्रोटीन काइनेज लग गया, जिसको क्या बोलते हैं, पोलो लाइक काइनेज एंड ऑरा लाइक ऑरा काइनेज, अरोरा काइनेज। यहाँ पे अरोरा काइनेज का 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है अरोरा जो बोलो, अरोरा काइनेज ए, और दूसरा होता है अरोरा काइनेज बी। ये क्या करेंगे, अरोरा ये रेगुलेट करेंगे तुम्हारा माइटोटिक स्पिंडल असेंबली को, और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कराएंगे। अरोरा जो होता है वो कास्ट होता है ना, हम कहीं सुने हैं।
अरोरा। क्या? हाँ, अरोरा कोई कास्ट पंजाबी होता का है। होता है। हमको वही याद आ रहा था। हाँ, हमको लगता है कोई अरोरा करके खोजे होंगे, वो अपने नाम पे ही रख दिए अरोरा काइनेज। ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा माइटोटिक स्पिंडल असेंबली को और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कराएगा। जैसे शर्मा होता है, शर्माते रहता है ना शशि? हाँ, शशि को ही देख लो, शर्माते ही रहते। अरोड़ा लोग अरोड़ा होते होंगे। रोते रहते हैं। शर्मा जी, शर्मा जी। ये वाला ठीक है। हाँ। उसके बाद तुम्हारा इतना हो गया। हाँ, और यहाँ पे जो क्लीव हो रहा है ना, यहाँ पे तुम्हारा डिस्ट्रक्शन जो सिक्रीन का हो रहा है ना, तुम्हारे यहाँ पे SCC1 तुम्हारा था ना, SCC1 था ना, वो पकड़ के रख रहा था ना, उसी को वो डिस्ट्रक्शन कर देता है। तुम्हारा कोहेसिन का एक सब यूनिट नहीं था, कोहेसिन का हम बता रहे थे ना, तुम्हारा बहुत सारा टाइप था ना, कोहेसिन वाला हम बता रहे थे ना तुम्हारा। एक सेकंड देखो। कोहेसिन का भी टाइप था। हाँ, बता रहे थे ना तुम्हारा वो कोहेसिन सब था। जो तुम्हारा क्या था, MCM और तुम्हारा SMC और नॉन SMC था ना, नॉन SMC और SMC। तो फिर उसमें फिर तुम्हारा टाइप्स भी था ना कुछ कुछ। एक सेकंड, कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे था ना, SMC था और नॉन SMC था ना, तो हम क्या बोले थे, तुम्हारा SMC में जो था, तुम्हारा SMC क्या था, एक टाइप का तुम्हारा क्रोमोसोमल ATPase था, जो कि तुम्हारा SMC 1 to 6 मिलके बना हुआ था, है ना, और तुम्हारा 6 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन था। तो वहां पर क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा SMC मोनोमर में क्या था, वॉकर A DNA बताए थे, फिर हिंज रीजन के साथ वॉकर B DNA था, डोमेन था, फिर वो दोनों डोमेन कॉइल्ड होके तुम्हारा वो बना दिया था, है ना, NC टर्मिनल। इस टाइप का बनाया था ना, इस टाइप का बनाया था, इस टाइप का बनाया था ना, याद आ रहा है? NC और हाँ। C टर्मिनल, NC का ये मोनोमर का बता रहे थे। फिर जब SMC जब हेट्रोडाइमर था, SMC जब हेट्रोडाइमर था, तो उसमें क्या था तुम्हारा SMC2 और SMC4 ये दोनों मिलके साथ में क्या था, नॉन SMC प्रोटीन। नॉन SMC प्रोटीन कौन कौन से था तुम्हारे, HGD2 ना, HGD2 है ना, ये तुम्हारा क्या था, कंडेंसिन 1 था ना, ये तुम्हारा क्या था, कंडेंसिन 1 बता रहे थे ना। और कोहेसिन के लिए कौन सा बता रहे थे, 1 और 3, SMC1 SMC3, ये दोनों मिलके हेट्रोडाइमर मिलके नॉन SMC के साथ, नॉन SMC प्रोटीन के साथ कौन सा, SCC1 एंड SCC3, याद है, SCC1 SCC3, है ना। तो यही हम बोल रहे हैं कि SCC1 और SCC3 जो है, यही क्या कर रहा है, कोहेसिन को, कोहेसिन क्या कर रहा था, कोहेसिन का क्या करना है, सप्रेस क्या कर रहा है, कोहेसिन का ब्रेक डाउन कर रहा है, सप्रेस। तो सप्रेस क्या करेगा, इसी को तो क्लीव करेगा। तो अभी वही तो अभी बताए कि क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन सिक्रीन का जब डिस्ट्रक्शन कर दिया यूबिक्विटिन लाइगेज तुम्हारा, तो वो क्या किया, तुम्हारा सिस्टीन प्रोटीएज जब इनएक्टिव कर दिया, वो डिग्रेडेशन हो चुका है, उसका यूबिक्विटिन लाइगेज हो चुका है, तो वो सप्रेस जब फ्री हो गया, तो फ्री होके वो किसको क्लीव किया, SCC1 को क्लीव किया। SCC1 क्लीव हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा जो एक टाइप का सब यूनिट जो कोहेसिन का जो सब यूनिट है, वो क्या हुआ, तुम्हारा ये सिस्टर क्रोमैटिड जो जोड़ के रखा हुआ था, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ के रखा था, वो क्या हो गया, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अब अलग अलग हो गया,
यही तो बता रहे SCC1। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। याद रखना, यहाँ भूलना नहीं। तुम्हारा SMC मोनोमर में क्या था, वॉकर ए डोमेन था, हिंज डोमेन था, वॉकर बी डोमेन था। और तुम्हारा हेटेरोडाइमर का जब बात करेंगे SMC का, तो तुम्हारा SMC24 के साथ नॉन SMC HGD2 कंडेंसिन के लिए लगेगा, और तुम्हारा SMC हेटेरोडाइमर SMC13 और प्लस नॉन SMC प्रोटीन SCC1 SCC3 तुम्हारा कोहेसिन के लिए लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ फिर उसके बाद ये इतना हो गया। फिर उसके बाद हम आगे हाँ, फिर उसके बाद तुम्हारा सेल साइकिल, बहुत सारे सेल साइकिल चेक्स पॉइंट होते हैं। अब इतना सारा हम लोग सेल साइकिल का इवेंट देख रहे हैं ना, सेल साइकिल का इवेंट देख रहे, तो जैसे हम लोग का चेक पोस्ट होता है, हम लोग जब जाते हैं तो हर रास्ता में भी तो चेक पोस्ट मिलते हैं ना, जो बोलते हैं कि देखते कि लाइसेंस है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं, रेड तब जाके अलाउ किया जाता है ना। तो वैसे यहाँ पर भी सेल साइकिल जब चल रहे हैं, तो सेल साइकिल चल रहे तो यहाँ पर भी रोकने के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल चेक पॉइंट। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सेल साइकिल का जो सेल डिवीजन चल रहा है ना, उसका फिडिलिटी को मॉनिटर करने के लिए कि सेल साइकिल सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, उसका सर्विलियंस मैकेनिज्म करने के लिए कि ये साइकिल चल रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग सेल साइकिल चेक पॉइंट करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा ये जो हाइपोथेसिस था ना कि तुम्हारा पहले हाइपोथेसाइज एक साइंटिस्ट दिए थे, हर्ट वेल एंड हर्टवेल एंड विडनट, ये तुम्हारा हाइपोथेसाइज्ड किए थे कि तुम्हारा चेक पॉइंट पाथवे होता है, जो कि सेल साइकिल अगर ये रहेगा ना, इनकम्प्लीट रहेगा इवेंट, सेल साइकिल में इवेंट कंप्लीट रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, इनिबिटरी वाला सिग्नल देगा और तुम्हारा क्या होगा, इवेंट को रोक देगा, वही इवेंट को रोक देगा। तो ये तुम्हारा हाइपोथेसाइज दिए थे कि सेल साइकिल चेक पॉइंट होते हैं, है ना, ये सब बताया गया था। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा सेल साइकिल चेक पॉइंट जो होता है, तुम्हारा एक तो हो गया तुम्हारा ये में चलेगा एक जीवन चेक पॉइंट होता है, फिर एक G2M चेक पॉइंट होता है तुम्हारा, फिर M चेक पॉइंट होता है। इतना G1 S चेक पॉइंट होता है एक ना, G1 S चेक पॉइंट होता है, एक G2M होता है और एक M और एक M। तुम्हारा वही मतलब जीवन से एससी में जाएगा तभी तो चेक कर पाएगा ना, स्टार्टिंग में कैसे करेगा, तो जीवन से एससी में जब जाएगा तो फिर उसके बाद उससे बीच में, जैसे ये सेल साइकिल हो गया ना, तो ये तुम्हारा ये सपोज जीवन है, फिर उसके बाद एस हो गया, फिर तुम्हारा ये G2 हो गया, फिर यहाँ पे तुम्हारा ये M हो गया, तो फिर यह जीवन से जब S में जाएगा, एंट्री करेगा, तो यहीं पे ना तुम्हारा पहले यहाँ पे चेक पॉइंट होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा एक चेक पॉइंट यहाँ पे G2 से M में जाने के लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा एक चेक पॉइंट वही M यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें तुम्हारा स्पिंडल असेंबली माइटोटिक जो चेक पॉइंट होते हैं ना, जिसको हम लोग माइटोटिक चेक पॉइंट बोलो, एम वाला एम चेक पॉइंट जो बोलते हैं ना, एम चेक पॉइंट या माइटोटिक चेक पॉइंट या स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा एनाफेज जब मेटाफेज से एनाफेज में जब जाना होता है, तो उससे पहले ही ना वो चेक करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जब एनाफेज में जब इनिशिएट होगा ना, तो वही देखता है कि प्रॉपर माइक्रोट्यूब्यूल लगा हुआ है कि नहीं, तुम्हारा मेटाफेजिक प्लेट में सब कुछ अलाइंड है कि नहीं, तुम्हारा काइनेटोकोर लगा हुआ है नहीं कि ये सेंट्रोमेर के साथ, तो वो सब तुम्हारा
चेक करता है। तो तुम्हारे यहाँ पे जैसे स्पिंडल चेक पॉइंट होता है ना, तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होता है, जो काइनेटोकोर होते हैं ना, तुम्हारा जो काइनेटोकोर क्या होता है, जो जितने भी काइनेटोकोर यहाँ पे, जैसे ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेंट्रोमेर है। यहाँ पर तुम्हारा क्या रहता है, अटैच रहता है, यही काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ये तुम्हारा क्या करता है, एक टाइप का तुम्हारा वही मोटर प्रोटीन है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये तुम्हारा अगर इसका ये तुम्हारा ऑरा बिकाइनेस क्या था, ऑरा बिकाइनेस जो रहेगा ना, ऑरा बिकाइनेस यही एलिमिनेट करेगा इनकरेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल का अटैचमेंट को, ऑरा बिकाइनेस। तो यहाँ पे तुम्हारा फिर जैसे बहुत सारे इनकरेक्ट वाला जैसे होता है, जैसे तुम्हारा एम्फीटेलिक में क्या होता है, एम्फीटेलिक में क्या होता है, यही ना, हाँ ये करेक्ट वाला है एम्फीटेलिक। हाँ, एम्फीटेलिक में क्या होता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा दोनों साइड में लगे रहेगा, करेक्ट वाला ये वाला दोनों साइड में लगे रहेगा, एम्फीटेलिक हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे ठीक ठाक रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा मोनोटेलिक होता है, मोनोटेलिक में एक ही साइड लगे रहेगा। मोनोटेलिक में तुम्हारा क्या होगा, एक ही साइड लगे रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, सिंटेलिक में क्या होगा, तुम्हारा दोनों जो रहेंगे ना, दोनों काइनेटोकोर एक ही साइड में आ जाएंगे, ये हो गया तुम्हारा सिंटेलिक। फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा मेरोटेलिक जो कि तुम्हारा ये सेंट्रोमेर है, यहाँ पे दोनों, फिर इधर देखो ना, इधर केवल इधर दो हो गया और इधर सिंगल एक ही है। तो फिर इसमें तो तुम्हारा प्रेशर लगेगा ना, तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तो गड़बड़ी है ना, मेरोटेलिक वाला भी। सिंटेलिक में दोनों एक ही साइड है, एक साइड खाली है ना, काइनेटोकोर से कोई हाँ। अटैचमेंट नहीं है। एक साइड पूरी खाली रहेगा। मोनोटेलिक में केवल एक ही साइड प्रेजेंट रहेगा। सिंटेलिक में दोनों साइड था ना, दोनों साइड एक ही साइड में आ जाता। और मेरोटेलिक में ना तुम्हारा एक तब तो ठीक रहेगा, पर दूसरा साइड में ना एक ही रहेगा, तो उसमें भी तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, और यही तुम्हारा जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल का जो अटैचमेंट होता है ना, तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल का अटैचमेंट, तो वो कौन करता है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट चेक करते हैं, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक। और ये सैक जो होता है ना, इसके बहुत सारे ये का प्रोटीन का मिलके बना होता है तुम्हारा, जिसमें कोर प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तुम्हारा मैड 1 जो कि माइटोटिक एरेस्ट डेफिशिएंट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म माइटोटिक एरेस्ट डेफिशिएंट। फिर उसके बाद मैड टू, फिर उसके बाद मैड थ्री, फिर उसके बाद तुम्हारा बब 1, बब 3। ये वाला बब का फुल फॉर्म है तुम्हारा बर्डिंग अनइनहिबिटेड बाय बेंजीमीडेजोल, ये वाला इतना होता है तुम्हारा। ये सब कोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं तुम्हारा, जो कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कराते हैं। और फिर इसके बाद अगर ये वाला जो नहीं होगा ना, अगर तुम्हारा चेक पॉइंट अगर सही से नहीं लगा, तो क्या करेगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, है ना। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, तो वो उसको क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा, है ना। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का रोल क्या था, APC/C का, वो तुम्हारा ये CDC20 के साथ अटैच होके क्या करा था, सिक्रीन को अलग करा था ना, सप्रेस के साथ। APC/C एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या था, CDC20 के साथ बाइंड होके वो तुम्हारा सिक्रीन को सप्रेस के साथ हटा रहा था। तो वो हटा देगा तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे ना, सिस्टर क्रोमैटिड फिर अलग हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारा वो मेटाफेज से एनाफेज में तो चला जाएगा ना, मेटाफेज से एनाफेज में चला जाएगा। पर अभी हमको ये खराब वाला को भेजना नहीं है ना,
तो खराब वाला को भेजना नहीं है। तो क्या होगा, जब जब भी कोई भी अगर डिफेक्टिव वाला जब ऐसे होगा, जैसे तुम्हारा सिनटेलिक हो गया, मोनोटेलिक हो गया, या तुम्हारा क्या हो गया, मेरोटेलिक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये सैक जो रहेंगे ना, सैक क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे, सैक ऑन हो जाएंगे। कौन कौन से, यही बब 3, मैड 3, मैड 3, CDC 20, मैड 2, ये तुम्हारा MCC पूरा कॉम्प्लेक्स जो मिलके बोलते हैं ना, इसको MCC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये एक्टिव हो जाएंगे तो क्या करेगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होंगे ना, इसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव कर दिया तो सिक्रीना सप्रेस तुम्हारा अलग नहीं हो पाया, अलग नहीं हो पाया तो तुम्हारा क्या होगा, फिर वो तुम्हारा वही कंडीशन में रहेगा, जुड़ा रहेगा, है ना। अगर तुम्हारा सब सही रहा, तुम्हारा सही कंडीशन कौन सा था, ये वाला था ना, एम्फीटेलिक, एम्फीटेलिक रहा, तो उस कंडीशन में ये सैक क्या होंगे, ऑफ हो जाएंगे, सैक ऑफ हो जाएंगे उस कंडीशन में। उस कंडीशन में जब सैक ऑफ हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये बब 3, बब 3, मैड 2 और तुम्हारा मैड 3 क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। बब 3, मैड 2, मैड 3 अलग हो जाएंगे, और इसमें अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये APC/C के साथ क्या हो जाएगा, CDC 20 बाइंड हो जाएगा, है ना। CDC 20 बाइंड हो जाएगा तो क्या करेगा, ये एक्टिव कर देगा। फिर क्या करेगा, यूबिक्विटिन लाइगेज को एक्टिव कर लिया, तो उसके बाद यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिव हो गया तो क्या करेगा, तुम्हारा वो स्क्रीन में क्या करेगा, यूबिक्विटिन का टैग लगा देगा। यूबिक्विटिन का टैग लगा दिया तो क्या होगा, वो तुम्हारा सप्रेस क्या होगा, फ्री हो गया। सप्रेस क्या होगा, एक्टिव हो गया। सप्रेस एक्टिव होने पर क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड थे ना, उसमें कोहेसिन था ना, उसको अलग कर देगा। अब सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे। ये अरोरा बी काइनेज का फंक्शन क्या होता है, जो पिछली बार मैच द कॉलम आया था उसमें क्या मतलब सही था। तुम्हारा वही अरोरा बी काइनेज का तो फंक्शन वही बताया ना, तुम्हारा ये एरर करेक्शन कराने में, क्या काइनेटोकोर का। ये काइनेटोकोर में क्या मतलब, अगर गलत लग गया है ये स्पिंडल फाइबर उसको सही करवाता है। हम्म, अच्छा, हाँ, इनकरेक्ट माइक्रोट्यूबुल को हटाने में काम करता है। कुछ और फंक्शन था उसमें क्या, साइटोकाइनेसिस में एंट्री करने के लिए कुछ था ना। पर वो तो याद नहीं आ रहा, पर ये अरोरा बी का काइनेज तब वही तुम्हारा काइनेटोकोर को ये करना, मतलब करेक्ट वाला काइनेटोकोर को लगाना, श्वेता और दी आपको इनकरेक्ट पता वाला है को अरोरा बी एलिमिनेट काइनेज का करना। फंक्शन। हम्म, दी से पूछ रहे हैं, अरोरा बी काइनेज का फंक्शन पता है दी आपको, ज्योति मैम पढ़ाई है। इतना हो गया। हाँ, अब आता है ना इसमें तुम्हारा DNA डैमेज रिस्पॉन्स सिग्नलिंग पाथवे। अगर तुम्हारा DNA का डैमेज हो गया तो तुम्हारा DNA का डैमेज कैसे हो सकता है, दो टाइप में हो सकता है। एक तो तुम्हारा वो क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी हो सकता है, या तुम्हारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक भी हो सकता है। अगर तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ ना, ये तुम्हारा DNA है, ये तुम्हारा DNA है, यहाँ पे तुम्हारा अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा एक कोई ना कोई एक सेंसर प्रोटीन आएंगे जो कि कौन सा है, आरपीए। आरपीए ये क्या होंगे, ये सेंसर प्रोटीन ये रिकॉग्नाइज करेंगे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को। इसके साथ फिर तुम्हारा कौन आएगा, तुम्हारा ATRIP, ATRIP,
ये आएंगे, और इसके बाद ये तुम्हारा बाइंड हो गया आरपीए के साथ एटीआरआईपी। फिर इसके बाद तुम्हारा काइनेज आएगा। काइनेज कौन? एटीआर। एटीआर क्या होगा तुम्हारा? ये एटीआरआईपी के साथ बाइंड हो जाएगा। एटीआर जो रहेगा ना, एटीआर एटीआर इसके साथ बाइंड हो गया एटीआरआईपी के साथ। फिर इसके बाद ये डाउनस्ट्रीम काइनेज को एक्टिव करेगा। कौन सा? CHK1। CHK1। फिर ये इसके साथ फिर तुम्हारा इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिव किया CDC25। CDC25 जब एक्टिव होने पर तुम्हारा ये चेक पॉइंट अरेस्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारा ATR पाथवे चल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में? फिर अगर तुम्हारा डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ ना, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तुम्हारा mRN उसको रिकॉग्नाइज करेगा। सेंसर प्रोटीन है तुम्हारा, वो रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए का डैमेज को, डबल स्ट्रैंड वाला। फिर उसके बाद वहां पर mRN में क्या होगा? ATM बाइंड हो जाएगा, जो कि तुम्हारा काइनेज है। ATM बाइंड हो जाएगा। फिर इसके साथ तुम्हारा डाउनस्ट्रीम काइनेज एक्टिव हो जाएगा। कौन सा? CHK2। डबल डबल स्ट्रैंड से 2 याद रखना, सिंगल स्ट्रैंड से 1। CHK1 सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में लग रहा था, और डबल स्ट्रैंड में तुम्हारा CHK2। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कौन सा इफेक्टर एक्टिव हुआ? CDC25 एक्टिव हुआ। यहाँ पे तुम्हारा P53 एक्टिव हो जाएगा। P53 एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे P53 एक्टिव होने के बाद चेक पॉइंट अरेस्ट हो जाएंगे, और तुम्हारा ATM पाथवे चल जाएगा। ठीक है, इसका तो उसे याद रखना होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, तो फिर इसमें तो वही याद रखना होगा ऐसे ही। इतना हुआ, आगे बढ़े। हाँ बढ़ो। फिर इसमें तुम्हारा ये वाला में हम लोग जब रोल देखते ना तुम्हारा, इसमें जब आरबी प्रोटीन का सेल साइकिल रेगुलेशन में क्या रोल होता है? आरबी प्रोटीन का तुम्हारा आरबी एक क्या है तुम्हारा? रेटिनोब्लास्टोमा। रोल ऑफ आरबी प्रोटीन हम लोग देख। आरबी तो वो है ना, ट्यूमर पर सप्रेसर जीन। हाँ, तुम्हारा ये रेटिनोब्लास्टोमा 1 जिसको बोलते हैं ना, PRB, ये तो एक टाइप का क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना। ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जिसमें क्या होगा? जीन का इनएक्टिवेशन होगा तो क्या होगा? ट्यूमर सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है? इसमें अगर तुम्हारा लॉस ऑफ फंक्शन हो गया ना, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो क्या करेगा? रेटिनोब्लास्टोमा कॉज कर देगा, और दूसरा दूसरा ट्यूमर हो जाएगा। ये जो रेटिनोब्लास्टोमा जो कॉज होगा ना, ये तुम्हारा RB1 जीन कौन सा क्रोमोसोम में लोकेटेड है? 13q14.2। याद रखना, 13q14.2। ये Q शॉर्ट आर्म है कि लॉन्ग आर्म है? लॉन्ग आर्म। शॉर्ट शॉर्ट। लॉन्ग। अरे भैया इतना कंफ्यूजन क्या हो रहा है? PQRS ऐसे करके हम याद करने बोले थे ना। तुम्हारा P क्या था? शॉर्ट था। Q क्या था? लॉन्ग आर्म था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्फाबेट याद रखना, PQRST। तो PQRST होता है तो यहाँ पे ऐसे लिखना, PQ लिखना, फिर उसके बाद S लिखना, फिर इसके बाद L जो होगा तो तुम्हारा ये Q लॉन्ग P शॉर्ट। अभी इतना बता रहे, फिर वहां पे एग्जाम हॉल में गड़बड़ नहीं करके आना ससी। यहाँ पे 13q14.2, यहाँ पे तुम्हारा रेटिनोब्लास्टोमा जीन है ना, ये तुम्हारा क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोटीन होता है 110 किलो डाल्टन का। और यहाँ पे तुम्हारा 2 फैमिली पाए जाएंगे, RLB1, RLB2। और यहाँ पे तुम्हारा कोड वही कर रहा है, प्रोटीन को कोड कर रहा है तुम्हारा P107,
P130 प्रोटीन को, ये दोनों प्रोटीन को कोड कर रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा पॉकेट प्रोटीन फैमिलीज बोले जाते हैं। तो ये सब ना तुम्हारा इतना कुछ उसका ये था ना, मेन जो पॉइंट आते हैं ना, मेन पॉइंट है कि हम लोग को इसका रेटिनोब्लास्टोमा का जो रोल होता है ना सेल साइकिल का रेगुलेशन में, सेल साइकिल का रेगुलेशन में कैसे होता है, तो वही हम लोग देखना है। तो यहाँ पे जो एक्टिव होगा ना, एक्टिव फेज या अनएक्टिव फेज या तुम्हारा हाइपर फोस्फोराइलेटेड फेज में, तो कैसे एक्टिव होगा, तो ये तुम्हारा अर्ली या मिड जीवन में तुम्हारा रेटिनोब्लास्टोमा पीआरबी के साथ तुम्हारा कौन है E2F, रेटिनोब्लास्टोमा को E2F जो रहेगा ना पीआरबी को तुम्हारा क्या रहेगा E2F, तुम्हारा ये वाला तुम्हारा क्या करेगा उसको ये तुम्हारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहेगा ना उसको क्या करेंगे, रिप्रेस करके रखेंगे, है ना। तुम्हारा ये तुम्हारा रेटिनोब्लास्टोमा उसको दबा के रखता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं होने रिप्रेस देता। करके रखेंगे, रिप्रेस करके रखेंगे। ये कौन सा फेज में चल रहा है, ये तुम्हारा जीवन से एस फेज में चल रहा है ना। जीवन से जब एस फेज का जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, उस पीरियड में क्या हो रहा है, E2F ना रेटिनोब्लास्टोमा को ये सप्रेस करके रख रहा है, रिप्रेस करके रख रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F। ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये अगर इसका रोक के रख रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ही तुम्हारा इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर उसके बाद तुम्हारा इसमें तुम्हारा जी फेज में कौन सा साइक्लिन हम लोग का लग रहा था, और CD के 2 4 जी फेज में 4 6 ई वाला 4 6 ई साइक्लिन ई लगेगा और 2 लगेगा सीडी के। डी लगेगा, जी फेज में जीवन डी तुम्हारा डी ना, डी हाँ, लगेगा, और 4 अच्छा 6 जीवन, हाँ डी साइक्लिन 4 6 CD के। हाँ CD के 4-6 ये वाला साइक्लिन डी, और तुम्हारा CD के 4-6 द एंटरटेनमेंट अमिताभ बच्चन ना, द एंटरटेनमेंट अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे क्या था, ये तुम्हारा जीवन था, फिर तुम्हारा जीवन से एस था, फिर ये तुम्हारा एस फेज था, फिर तुम्हारा ये एम फेज था ना, G2 फेज था, फिर ये तुम्हारा एम फेज। G2 फेज नहीं होता ना, तो G2M फेज होता है। हाँ मतलब G2 से M वाला में, हाँ, ट्रांजिशन वाला। हाँ M वाला में। तो यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा CD के 4-6, तो यहाँ पे तुम्हारा इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, इसका तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन होगा, तो तुम्हारा PRB E2F इसका फॉस्फोराइलेशन होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा एक चेक पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा फिर इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो बना ना, फिर उसके बाद तुम्हारा CD के 2, मतलब तुम्हारा जो ट्रांजिशन पॉइंट तुम्हारा ट्रांजिशन पॉइंट तुम्हारा साइक्लिन E और CD के 2, तुम्हारा जो S फेज वाला आएगा ना, S फेज वाला जब आता है तुम्हारा, जब इंटर हो जाता है S फेज में, जब इंटर हो जाता है लेट जीवन से S फेज में पहुंच जाता है, तो वहां पे कौन सा साइक्लिन लगेगा, तुम्हारा साइक्लिन E, और तुम्हारा क्या रहेगा CD के 2, है ना। तो यहाँ पे फिर तुम्हारा इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइपर फॉस्फोराइलेटेड था, मतलब कम फॉस्फोराइलेशन हुआ था, हाइपर फॉस्फोराइलेटेड था। अब इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा रेटिनोब्लास्टोमा का। फिर यहाँ पे पूरा जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा ना, बहुत सारा फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अलग हो जाएगा E2F अलग हो गया, E2F अलग हो गया, तो अभी वो क्या है, फ्री है, एक्टिव है। तो ये जब एक्टिव होगा ना E2F, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा DP के साथ बाइंड कर, E2F जो रहेगा ना, वो तुम्हारा क्या होगा, DP के साथ बाइंड करके तुम्हारा ये क्या करेगा, S फेज में अब इंटर कर जाएगा। समझ में? हाँ यहाँ पे हम लोग का जीवन से S फेज में ना पहुंचाना था ना,
तो वो तुम्हारा वही यहाँ पर तुम्हारा कैसे चलेगा, तो वही हम लोग बता रहे थे। तो यहाँ पे तुम्हारा रेटिनोब्लास्टोमा E2F के साथ स्टार्टिंग में क्या है, E2F जब साइक्लिन डी और CDK 4/6 है ना, स्टार्टिंग में तो तुम्हारा इनएक्टिव स्टेट में था। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये आगे स्टेज में जब ट्रांजिशन पीरियड जब G1 से S में हो रहा है, फिर उसमें तुम्हारा फिर बढ़ रहा है ना उस फेज में, तो फिर उसके बाद तुम्हारा फिर यहाँ पर ही उसका ये होगा, हाइपर फॉस्फोराइलेशन होगा, तुम्हारा हाइपर फॉस्फोराइलेशन होगा। फिर जब उसका उसको मूव करना होगा एस फेज में, तो यहाँ पे कौन सा लेट G1 जीन में कौन सा लग रहा था तुम्हारा, साइक्लिन E और CDK2, तो फिर वहां पे उसका हाइपर फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। फिर उसका हाइपर फॉस्फोराइलेटेड के बाद क्या होगा, उसका E2F फ्री हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, और ये तुम्हारा DNA तुम्हारा बाइंडिंग प्रोटीन है ना, डीपी मतलब DNA बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये E2F DNA बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करके तुम्हारा वो एस फेज में इंटर हो जाएगा। ठीक है, ये वही ऐसे चलता है तुम्हारा एस फेज में, कैसे मूव करना है ना, तो वही तुम्हारा चलता है। फिर अब ये तो रेटिनोब्लास्टोमा का रोल था। फिर उसके बाद तुम्हारा रोल तुम्हारा P53 प्रोटीन का सेल साइकिल रेगुलेशन में हम लोग वही देखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा P53 भी क्या है, P53 भी तुम्हारा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना। तो ये तुम्हारा P53 बोलो या TP53 बोलो ना, ये तुम्हारा एक टाइप का क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 53 किलो डाल्टन है, और ये तुम्हारा सेम रेटिनोब्लास्टोमा जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और इसका अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्यूमर कॉज करा देगा, है ना। और ये कौन सा क्रोमोसोम में लोकेट है, तुम्हारा 17p13.1। वो कहाँ पे लोकेटेड था? 14Q 13.4। 13Q 14.2। अच्छा हाँ, 13Q 14.2। 14.2, और ये लोकेट है तुम्हारा 17p13.1। ठीक है, फिर इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये P53 क्या है, एक टाइप का तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, जो कि तुम्हारा DNA का रिपेयर कराएगा, या तुम्हारा सेल ग्रोथ या एपोप्टोसिस या एंटीऑक्सीडेंट जितना डिफेंस होता है, सेनेंसेंस होते हैं ना, ये सब कराते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा इसको क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं ना, P53 को तुम्हारा गार्जियन ऑफ जीनोम बोलते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा सेलुलर गेटकीपर भी इसको बोलते हैं। इतना कुछ होता है तुम्हारा P53 तुम्हारा। और फिर इसके बाद इसका फिर वही लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो तुम्हारा ट्यूमर कॉज करा देगा। इसका DNA डैमेज वाला तो देख ही चुके थे हम लोग, DNA डैमेज वाला देख ही चुके थे, ये वाला डबल स्ट्रैंड DNA डैमेज में वही लगा था ना, P53 ये वाला है ना। CHK2 था, mRNA था, सेंसर प्रोटीन, ATM बाइंड किया था, CHK2 था, P53 लगा था, फिर ये यहाँ पे ATM पाथवे चला था। इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा P53 क्या होता है, MDM, जैसे वहां पे E2F था ना, रेटिनोब्लास्टोमा के साथ E2F ना, तो वो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में वही तुम्हारा P53 तुम्हारा MDM2 के साथ मिलके तुम्हारा यहाँ पे P53 का पॉलीविकुटिनाइजेशन होता है, और इसका तुम्हारा प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन होगा, इसका यूबिक्विटिनेशन होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, 26S प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन होगा, और P53 क्या होगा तुम्हारा लो हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग में भी तो प्रेजेंट है ना, जीन तो प्रेजेंट है, पर अभी हम लोग को क्या जरूरत पड़ रहा है उसका, नहीं ना, तो वो तो अभी तो लो ही रहेगा ना।
उसका कंडीशन कब बढ़ना चाहिए? जब कोई कैंसर सेल्स होगा तो तभी तो वो उसको बढ़ना चाहिए ना। तो नॉर्मल स्टेट में तो वही तुम्हारा P53 MDM2 के साथ मिलके उसका पॉलीब्यूटेनेशन होते रहता है P53 का, प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन चलता है और वहां पे लो P53 प्रेजेंट रहता है तुम्हारा। फिर जब डीएनए का डैमेज हो जाएगा, जैसे डीएनए का डैमेज होगा तो वहां पे रिकॉग्नाइज कौन कर रहा था? एटीएम कर रहा था। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा था? CH2 था, CH2 था। तो यहाँ पे तुम्हारा फिर उसका P53, तुम्हारा P53 जो MDM2 के साथ ना, यहाँ पर MDM2 के साथ जो बाइंड किया हुआ था ना, इसी का क्या होता है? P53 का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। P53 का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोटोजोम